हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं? चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही है बेटा। हम डिस्कवरीज की बातें कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मीन्स कैथोड रेस के अंदर हो चुकी थी। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस मीन्स प्रोटॉन्स की भी बात हो चुकी थी लास्ट लेक्चर में। अब उसके बाद बात ये आई थी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, दोनों का चार्ज भी इक्वल आ गया था। दोनों ने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया था। चार्ज तो सेटिस्फाई हो गया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम क्या आई। साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ बातें और चलती रही कि भाई एटॉमिक मास सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन का मास, सारे प्रोटॉन्स का मास ऐड करें तो एटम का मास नहीं बन पा रहा था, एटॉमिक मास नहीं बन पा रहा था। बोले कि इसका मतलब कुछ चीज अभी मिसिंग है, वो न्यूट्रल होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज होगा तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें, उसमें सिर्फ मास होना चाहिए। आगे चल के फिर बेटा डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल पार्टिकल है, छोटा सा मैटर है, बहुत छोटा सा मैटर है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स का। अच्छा, इससे पहले बेटा आगे टॉपिक पे जाने से पहले आप में से किसी को कोई डाउट है? कुछ भी पुराने किसी भी लेक्चर का कोई डाउट है या कुछ बात पूछनी है तो चलो जल्दी से मुझे मैसेज कर दो बेटा। 2-3 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को आगे मैं कैरी करने जा रहा हूं बेटा। पूछो जल्दी से, किसी को कुछ पूछना है बेटा मैसेज करो मुझको। हाँ बच्चा। लेक्चर में कौन कौन आ चुके हैं? मल्टी बात, मल्टी बात बेटा आपका नाम शायद क्या रोहित, रोहन मैं भूल गया बेटा। पायल, शिवेन, गुंजन, नैना, कौशाकी और चाहत। आ, एक बेटा ये आप कौन है बच्चा? आप अपना नाम लिखो बेटा। DFU बेटा सेजल। गॉड ब्लेस यू। आरती भी क्लास में आ गई। गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। पूछना है किसी को? चलें बेटा आगे बात करें। चलो बहुत अच्छी बात है फिर जो है, तो मैं सबको समझ में आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, कोई डाउट ही नहीं होती। प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे होगे तुम लोग। प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, पुराने चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मोल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस और रिडॉक्स की प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है? चलो आगे बात करी जाए बेटा। तो हेडिंग देखेंगे सबके सब, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। हेडिंग लिखो, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। जल्दी से हेडिंग लिखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। फास्ट फास्ट फास्ट। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। बताओ कुछ आइडिया है? देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो डिस्कवर हो गए थे बेटा। अब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। मेन बात आती कि भाई किसी को सक्सेस मिली। तो एक साइंटिस्ट थे चैडविक, आपने सबने नाम भी सुना होगा कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी, उसी ने की थी। तो चैडविक साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? उन्होंने अलग अलग मेटल्स की छोटी छोटी फॉइल्स ली थी, छोटी छोटी फॉइल ली थी, प्लेट्स ली थी, थिन प्लेट, फॉइल बोलना चाहिए उसको। उसके ऊपर वो कुछ अलग अलग पार्टिकल्स की ऐसी कुछ बॉम्बार्डिंग कर रहे थे। तो क्या देखा उन्होंने कि अगर बेरिलियम की फॉइल ली जाए, इसकी, बेरिलियम, अरे नहीं सुना बेरिलियम का नाम? बेटा ये एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एलिमेंट्स वैसे हमने रिडॉक्स में पढ़े थे ग्रुप नंबर 2 में। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, याद आया? ग्रुप नंबर 2 का जो फर्स्ट मेंबर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। बेरिलियम की फॉइल पर उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की, तो देखा उसमें से कुछ नई रेज, कई नई रेडिएशंस निकल के आ रही हैं बाहर। अब वो रेडिएशंस जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास कराई तो कहीं से डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, किसी भी प्लेट की तरफ वो डाइवर्ट ही नहीं हुई। तो बोले मिल गया भाई, हो गई डिस्कवरी। अब फर्दर उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट किया बेटा। उसके अंदर पार्टिकल्स थे। अब वो सारी कहानी वही है कि भाई कैसे पता चलता है किसी रेज में पार्टिकल्स होते हैं, वही सब पिन व्हील वगैरह रोटेट कराना, वो सब कहानी वही है, उसको छोड़ दीजिए आप जो बेटा, ठीक है? बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता। मेन बात थी कि जब उन्होंने बेरिलियम फॉइल, बेरिलियम मेटल की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की तो उसमें से कुछ नई रेडिएशंस निकली।
बड़ी हाई स्पीड की रेडिएशंस थी, रेज थी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स का नाम रख दिया गया न्यूट्रल पार्टिकल्स, में से न्यूट्रॉन्स नाम रख दिया गया। बहुत छोटी सिंपल से डिस्कवरी है, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट लिखेंगे। देखो कॉन्सेप्ट में लिखवाता हूं मैं, पहले एक रिएक्शन के थ्रू बेटा इसको समझा रहा हूं। इसको एक्चुअली रिएक्शन के थ्रू ही लिखा जाता है बेटा। कैसे लिखा जाता है देखो, जैसे बेरिलियम है आपके पास, बीई। आपको पता एक चीज पता हो बेटा कि जो मेटल या कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, उसका एटॉमिक नंबर यहां लिखते हैं और उसका एटॉमिक मास यहां पर लिखते हैं। पता है आप लोगों को ये बात या नहीं पता है बताओ? तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका एटॉमिक मास होता है 9। एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास होता है 9। ये रहा बेरिलियम। इस बेरिलियम मेटल पर अल्फा पार्टिकल्स के बॉम्बार्डमेंट करनी। अल्फा पार्टिकल सुना है कभी? सुना तो होगा, अब पता हो या नहीं पता हो बात अलग रही। मैं बताता हूं, अल्फा पार्टिकल जो हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम तो सुना ना, अरे हाइड्रोजन के नीचे हीलियम आता है बेटा ग्रुप नंबर 18 में। सो हीलियम को डबल आयन, डबल चार्ज में कन्वर्ट कर दो, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकाल दो। तो जो डबली आयनाइज्ड हीलियम होता है वही अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स होता है। बस ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस अल्फा पार्टिकल कभी बाद में कभी कहीं किसी चैप्टर में आएगा, उसमें डिटेल में समझा दूंगा। इतना याद रखना कि जो हीलियम आयन होता है, हीलियम आयन डबल पॉजिटिव आयन, उसी को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो इस पर जो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कर दी, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का आयन, आयन लिखते नहीं, हीलियम ही लिख दिया मैंने। सो अल्टीमेटली हुआ क्या बेटा, इन दोनों के रिएक्शन से, इनके एटम्स के आपस में इधर उधर इंटरचेंज प्रोसेस से, यहां से क्या हुआ, पहली बात तो देखो कार्बन की फॉर्मेशन, ये कार्बन में चेंज हो गया। और दूसरी चीज, इसने जो है न्यूट्रल पार्टिकल बाहर निकाल दिया, 0 and 1 न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल को ऐसे दिखाया जाएगा, देखो नीचे वाली चीज बेसिकली बेटा क्या दिखाती है कि अल्टीमेटली इस पे जो चार्ज वगैरह कैसा है, एटॉमिक नंबर वगैरह कैसा है, ये पार्टिकल है सिंपल जो है। तो 0 and 1 से, न्यूट्रॉन को 0 and 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 and 1 से, 1 इसका मास है, मास अभी अलग से भी लिखवाऊंगा मैं इसका बेटा। सो कार्बन तैयार हो गया, इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, 6 और ये हो जाएगा आपका 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। ये पहली बार आप लोग के सामने आ रहा है रिएक्शन का फॉर्म। अभी फिलहाल लिख लो, आगे चल के इस तरीके से रिएक्शन की फॉर्म में बहुत सारी प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। यस बेटा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। आपको थोड़ा अनयूजुअल टाइप का लग रहा होगा कि मैंने क्या लिख दिया, मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिखवा रहा हूं, स्टेटमेंट के भी फॉर्म में लिखवा रहा हूं। पहले चलो स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले बोर्ड का मत नोट करो, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। चलो लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे सबके सब बेटा। लिखो चैडविक, चैडविक साइंटिस्ट का नाम तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएगा। लिखो चैडविक bombarded, Chadwick bombarded alpha particles, alpha particles, लिखो लिखो, alpha particles towards beryllium metal, beryllium metal, alpha particles towards beryllium metal. So he observed new radiations were produced. He observed new radiations were observed. New radiations were observed. And these radiations, कंटिन्यू करो बेटा, लिखते रहो लिखते रहो, and these radiations were not deflected. These radiations were not deflected, were not deflected in electric or magnetic field. Electric or magnetic field. तो डिफ्लेक्ट नहीं हुई तभी तो न्यूट्रल रेस कहलाई बेटा वो आपको। वर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। डॉट, डॉट मतलब फुल स्टॉप। आगे लिखो, दीज रेडिएशंस कंसिस्टेड ऑफ, दीज रेडिएशंस कंसिस्टेड, इसमें होता है, दीज रेडिएशंस कंसिस्टेड ऑफ
न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स, कॉमा, which were called, which were called as neutrons, which were called as neutrons. अब लिख लो आगे, रिएक्शन इज एज फॉलोज। न्यूक्लियर रिएक्शन होती है बेटा, ये न्यूक्लियस के अंदर इंटरचेंज प्रोसेस होती है। रिएक्शन इज एज फॉलोज, ये न्यूक्लियर रिएक्शन एक आगे कभी चैप्टर आएगा, रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर 12th में पढ़ाऊंगा कभी बाद में चल के बेटा। सो वहां पर बताऊंगा न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे लिखी जाती हैं। अभी फिलहाल ऐसे लिख लो, आप ये समझ लें कि ये बेरिलियम मेटल को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये अल्फा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया है, और अल्टीमेटली इनका आपस में जो है न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है, जिससे एक तो कार्बन जनरेट हुआ और अल्टीमेटली न्यूट्रल रेज जनरेट होगी। ठीक है बेटा, चलो ऐसे लिख लो, बस लिख लो लिख लो। अच्छा, कुछ और भी क्लास में आ गए हैं? गुंजन, क्या चेडविक, अच्छा हाँ, सौरभ गॉड ब्लेस यू बच्चा, विजय गॉड ब्लेस यू, पवन गॉड ब्लेस यू बच्चा, अभिषेक गुड इवनिंग बच्चा। अच्छा गुंजन सुना तो है, ठीक है। रेनू गॉड ब्लेस यू बेटा, लिखा बेटा। अब फर्दर इनका इन्वेस्टिगेशन किया गया भाई कि इनमें जो है E/m रेशियो कितना होता है और इनका मास कितना होता है। तो इन न्यूट्रॉन्स का जो मास आया, मास ऑफ न्यूट्रॉन, एन से लिख दो, एन का मतलब न्यूट्रॉन समझना है, ठीक है बेटा। मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है किसी को कितना होता है अप्रोक्सीमेट, कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का मास होता है। कितना बताया था प्रोटॉन का मास? कितना बताया था प्रोटॉन का मास? नहीं रिवाइज किया? जल्दी से मैसेज करके बताओ प्रोटॉन का मास कितना होता है। बोलो जल्दी से, प्रोटॉन का मास कितना होता है? अनुप्रिया बेटा गॉड ब्लेस यू, बोलो जल्दी, सब थप्पड़ लगेगा तुम सबको। अब प्रोटॉन का मास कितना होता है, लिख के बताओ जल्दी से। प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास पूछ रहा हूं मैं, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास कितना होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है, अप्रोक्सीमेट वही बेटा 1.67, 1.6 या 1.7 लगभग, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है बेटा, मैं किलोग्राम में लिख रहा हूं। अरे यही तो लिखा था प्रोटॉन में भी, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, लगभग लगभग वही होता है। आरती ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अच्छा आप पायल बेटा, आप क्या पूछेंगे बॉम्बार्डमेंट का क्या मतलब होता है? गुंजन बेटा हाँ, 1 AMU करेक्ट है बेटा, AMU में 1 होता है, यस रेनू भी करेक्ट है। बॉम्बार्डेड का मतलब होता है बमबारी की, हिंदी बमबारी करना, एकदम बस बमबारी कर दी, यानी वो रेडिएशंस जो है उसके ऊपर थ्रो कर दी है उसने। हाथ से नहीं बॉम्बार्डमेंट करते हैं, एक्चुअली अल्फा पार्टिकल निकालने के कुछ सोर्सेस होते हैं बेटा। आपने सुना है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस? आपने पुराने लेक्चर्स अगर लगाए हो बेटा तो आप तो थी शायद बेटा, जब मैं रेडॉक्स पढ़ाया था, रेडॉक्स में मैंने कहा था कि जो हमारे ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसके जो सबसे नीचे वाले मेंबर हैं वो रेडियो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। सुना होगा आपने 9th 10th में भी रेडियो एक्टिव मेंबर्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वो अपने से अल्फा पार्टिकल्स वगैरह निकालते रहते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी होते हैं, गामा पार्टिकल्स, गामा रेडिएशंस भी होते हैं। सो अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, ये कभी न्यूक्लियर रिएक्टिविटी का कोई चैप्टर आएगा, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, उसमें पढ़ाऊंगा। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो नेचुरली अपने से अल्फा रेडिएशंस निकालते रहते हैं। तो कुछ ऐसा कोई सब्सटेंस ले लिया उसने और आगे बेरिलियम का फॉइल लग दिया, तो यहां से वो सब्सटेंस जो रेडिएशन रिलीज कर रहा था, तो रेडिएशन उसके ऊपर टकरा रही थी, तो उसको बॉम्बार्डेड बोल दिया। आगे बेटा समझ में बॉम्बार्डेड का मतलब क्या होता है? पायल बेटा क्लियर है? हाँ सौरभ करेक्ट है आंसर बेटा। हाँ गुंजन, जैसे रेडियम होता है, यस 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 करेक्ट बेटा। चलो न्यूट्रॉन का मास लिखो सबके सब। एएमयू में बिल्कुल सही बताया बेटा आप लोगों ने, एएमयू में बिल्कुल सही बताया, गुंजन ने बिल्कुल करेक्ट लिखा एएमयू में, रेनू ने भी एएमयू में करेक्ट लिखा है, यस। ये अप्रोक्सीमेट बेटा वही 1 AMU समझ लो इसको, मोटा मोटा 1 AMU होता है इसका मास। अच्छा इसका चार्ज टू प्रोटॉन रेशियो, चार्ज टू, अब सॉरी, चार्ज टू मास रेशियो, सॉरी प्रोटॉन मुंह से निकल रहा है, चार्ज टू मास रेशियो। ई का मतलब चार्ज, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही हमने इलेक्ट्रॉन के लिए की थी, तब से ई ही लिखते हुए आ रहे हैं।
डिवाइडेड बाय मास। चार्ज टू मास रेशियो पता है किसी को कितना होता है न्यूट्रॉन के लिए? इलेक्ट्रॉन का कितना था? इलेक्ट्रॉन का E बाई एम लिखो और प्रोटॉन का E बाई एम लिख के मैसेज करो जल्दी से। पीछे नोट्स नहीं देखेगा कोई? नहीं, नोट्स नहीं देखोगे बिल्कुल, तो पढ़ नहीं रहे हो। इलेक्ट्रॉन का E बाई एम लिखकर बताओ जल्दी से, कैथोड रेस का कितना था और प्रोटॉन का E बाई एम कितना था? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन का E बाई एम, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा ऐसे। इलेक्ट्रॉन का E बाई एम और प्रोटॉन के, तो मैसेज मुझे लेट मिल रहे हैं बेटा। लिखो लिखो, मैसेज लिखो, फटाक से लिखा करो, जल्दी जल्दी लिखो। तब न्यूट्रॉन के E बाई एम की बात बाद में करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज का E बाई एम बताओ और प्रोटॉन का E बाई एम बताओ। हाँ, सौरभ ने लिखा है 9.4 इंटू 10⁻⁷। ये किसका है बेटा? ये प्रोटॉन का लिखा है तूने। यस, प्रोटॉन का इतना ही होता है, 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का कितना था? इलेक्ट्रॉन का कितना था? रेनू ने लिखा 1.75 इंटू 10⁻11 होता है। अब ये बताओ, अच्छा न्यूट्रॉन का पता है किसी को E बाई एम कितना होगा? सोचो जरा, न्यूट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कितना होगा, कितना आएगा? क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कम या प्रोटॉन से ज्यादा कम? क्या होना चाहिए, क्या लगता है? चलो बताओ अब इसको, सोचो जरा, थोड़ी देर के साइंटिस्ट बन जाओ, दिमाग लगाओ जल्दी से। कितना होगा? मास तुम्हारे सामने लिख दिया है, तो चार्ज टू मास रेशियो इसका E बाई एम कितना आएगा न्यूट्रॉन का? यस आरती बेटा, ये तो चार्ज 1.6 आपने चार्ज लिखा है बच्चा। आरती बेटा आपने चार्ज लिखा, चार्ज तो करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, बट E बाई एम रेशियो बेटा मैंने कुछ और लिखाया था। चार्ज टू मास रेशियो कितना होता है? मैसेज नहीं आ रहे हैं, सबके सबको थप्पड़ लगने वाला है आपसे। कितना होना चाहिए न्यूट्रॉन्स के लिए चार्ज टू मास रेशियो? बताओ तो जरा, इलेक्ट्रॉन से बड़ा या इलेक्ट्रॉन से छोटा या प्रोटॉन से बड़ा? क्या क्या ऑर्डर लग रहा है आपको? सौरभ ने क्या लिखा है? 0। अच्छा भाई, सौरभ ने लिख दिया 0। चलो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते। अरे न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, नहीं है, न्यूट्रल है। जब ये चार्ज 0 है तो चार्ज को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही रहेगा। इसका E बाई एम रेशियो कितना अच्छा है, देखो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। देखो जल्दी से, चार्ज टू मास रेशियो 0 होता है इसका, चार्ज टू मास रेशियो 0 होगा। इसका E बाई एम रेशियो कितना आएगा बेटा? E टू एम रेशियो 0 आएगा। मास मैंने ऊपर लिख दिया, चार्ज इसका 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां तक की बात तो होगी, ठीक है ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको बेटा। अब चलो यहां पर सुनो, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया भाई, प्रोटॉन साहब भी डिस्कवर हो गए, न्यूट्रॉन साहब भी डिस्कवर हो गए। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो एक और अटेम्प्ट लगाया जाए एटॉमिक मास को सेटिस्फाई करने की। अब सुनना जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आप 9th 10th से पढ़ते आए हैं, वो चीज क्या होती है, सुनो 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 तो सही। पहले इधर देखो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जनरली क्या होगा भाई? एटम के अंदर जो भी चीज है उन सबका मास का टोटल, मतलब जनरल वो वाला रिलेटिव एटॉमिक मास छोड़ दो जो मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था। इस तरीके से भी तो एटॉमिक मास निकाला जा सकता है कि एक एटम को उठाकर अगर हम उसका एब्सोल्यूट मास निकालना चाह रहे हैं, तो एब्सोल्यूट मास भी एटम का मास हो क्या, हम एएमयू में निकालेंगे तो वही रिलेटिव मास आ जाएगा। एएमयू में कैलकुलेट करना है तो वही चीज बन जाएगी जो पुराने चैप्टर में पढ़ाता है बेटा। सो भाई ये होना चाहिए सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास, मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स। जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उसके अंदर, उस एटम के अंदर जिस एटम का एटॉमिक मास निकालना चले एएमयू में लेके चलेंगे। एटॉमिक मास हमेशा एएमयू में चलता है। एब्सोल्यूट एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास नहीं कहा जाता है बेटा, वो एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम होता है। एटॉमिक मास सुनने में वही लगता है। जिसने मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स नहीं लगाए बेटा, वो मोल कॉन्सेप्ट के पुराने लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग देख लेना, वहां पर मैंने एटॉमिक मास सही से समझाया था। तो मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, ये ऑल सारे के सारे सबका टोटल करना है। इसका मतलब हो गया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन के मास को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसी मास ऑफ ऑल प्रोटॉन का मतलब एक प्रोटॉन के मास को नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन का मतलब हो जाएगा कि एक न्यूट्रॉन के मास को जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो।
नंबर को भी मैंने एन से दिखा दी, कंफ्यूज हो ना, शॉर्ट सिंबल बना दे रहा हूं ऐसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, इतनी बात, लिखो नहीं, लिखो नहीं, यहां फोकस करो ना, इधर देखते रहो। अब देखो बेटा, जब हम इनको एएमयू में रखते हैं, जब इसको एएमयू में रखते हैं, तो आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही छोटा है, 0.00054 बताया था आपको एएमयू में, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? मास ऑफ प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन होता है लगभग 1 एएमयू, आप ही लोग बताया आज पूछ के फिर से, इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? अभी बात हमने की थी, अप्रोक्सीमेट 1 एएमयू इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब क्या हुआ बेटा कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, 0.0005 को किसी में ऐड करके क्या मिल जाएगा, इतना तो कैलकुलेशन हम अप्रोक्सीमेट छोड़ ही देते हैं, चलता है। तो क्या किया, इसको अब नेग्लेक्ट कर दिया साइंटिस्ट ने, यहां पर बोले इसको नेग्लेक्ट समझो, ये वाला टर्म जो छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो यहीं से शुरुआत हुई कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो ये तो 1 हो गया, 1 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब बन गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब सीधे सीधे बन गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये वाला, और ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 1 से मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यही चीज 9th 10th वाले टीचर पर डायरेक्ट पढ़ाते हैं कि एटॉमिक मास पूछा उनसे क्या होता है, बोलेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता नहीं है, बाई चांस ऐसा हो गया क्योंकि प्रोटॉन का मास 1 हो गया और एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 हो गया। अगर मास इनके 1 नहीं होता तो यहां पर ये कुछ चीज से मल्टीप्लाई हो जाते, फिर डायरेक्ट ये नहीं लगता। वैसे मैं आपको बता दूं बेटा कि नंबर को जब आपस में ऐड करते हैं तो नंबर बनता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर डायरेक्टली लिखो, अगर इस मेथड से नहीं समझना चाहो, अगर जनरल में बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको कहा जाता है मास नंबर। मास नंबर सुना है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर, इसको कहा जाता है नंबर। ये नंबर है, नंबर प्लस नंबर इज इक्वल टू नंबर। अब ये बाय चांस मास के इक्वल हो गया क्योंकि इनका इंडिविजुअल मास 1 एएमयू होता है, तो बाय चांस मैथमेटिकली फिट हो गया, नहीं तो कभी नंबर प्लस नंबर इज इक्वल टू मास थोड़ी ना हो जाएगा। एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन से कंपेयर करके जो बनाते थे, एएमयू में सीधे इतना ही आ जाता है बाय चांस। ये है एटॉमिक मास की कहानी, पूरी थ्योरी। चलो नोट कर लो इसको, चलो नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो, नोट करो। हाँ सौरभ ठीक है बेटा, न्यूट्रल है, नोट करो इसको जल्दी से, एटॉमिक मास नोट 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 नोट। किया नोट बेटा, कहानी को नोट कर लो पूरा, जो अब तक सीधे बोलते आते। जब पहले लेक्चर पढ़ा रहा था, मैंने पूछा था एटॉमिक मास क्या होता है, तो तुमने यही बोला था, कुछ ने तो कहा था सर एक एटम का मास, और कुछ ने कहा था सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अरे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास कब से बन गया है, तो बाई चांस बन गया है, मैथमेटिकली फिट हो गया है, यहां पर होता नहीं है ऐसा। रीनू क्या करी बेटा कि 1n क्या है, आपने वो 0 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्यों बच्चा, वो एक न्यूट्रॉन का मास है, चार्ज नहीं है, चार्ज 0 होता है रेनू, मास 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 मास, इतना बड़ा बड़ा कहानी लिख रखी है ऊपर, मास मास मास, मास इनटू नंबर। एक न्यूट्रॉन को उस, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितने टोटल न्यूट्रॉन है उनको एक न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा। ऐसे टोटल प्रोटॉन का मास, ऐसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मास। मास चल रहा है बेटा, चार्ज नहीं चल रहा है। रेनू कहां चलेगी बेटा, चलो नोट हो गया, ठीक है, गुंजन ने कहा डन, ओके। ये है एटॉमिक मास की कहानी। अच्छा बेटा, अब देखो ये सारी डिस्कवरी होने के बाद अब साइंटिस्ट थोड़ा रिलैक्स हो गए कि अरे चलो भाई अच्छी बात है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये हमें पता चल गया। बोले अब इनकी पोजीशंस तो पता लगाओ, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहां पर होता है,
प्रोटॉन कहां पर होता है, न्यूट्रॉन कहां पर होता है, क्या ये सब के सब आपस में मिक्स कंडीशन पे होते हैं, कहीं भी रैंडम होते हैं, या कुछ पर्टिकुलर इनके अपने अपने एरिया होते हैं, अपनी अपनी लोकेशंस होती हैं। तो इनके लोकेशंस या पोजीशंस को समझाने के लिए फिर साइंटिस्ट ने अपने अपने एटॉमिक मॉडल्स दिए थे। वैसे आपको बताऊं बेटा, एटॉमिक मॉडल ना न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से थोड़ा पहले से आने शुरू हो गए थे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो गए तो तभी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पोजीशंस को समझाने के लिए मॉडल्स देना शुरू कर दिया था। बट ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं कौन सी डिस्कवरी पहले हुई थी कौन सी बाद में, हम तरीके से लेते हुए चलते हैं। तो हम अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्लेस करेंगे एटम के अंदर। सो आगे हेडिंग देंगे सबके सब एटॉमिक मॉडल। आगे क्या हेडिंग देंगे? एटॉमिक मॉडल। अब हम सबके सब एटॉमिक मॉडल्स पे चलने वाले हैं। चलो लिखो एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स हेडिंग देंगे बेटा सबके सब एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स सबसे पहला मेन मॉडल लेके चलेंगे बेटा। वैसे तो मॉडल्स बहुत सारे रहते हैं जो जनरली सिलेबस में है, जिससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है बच्चा, अननेसेसरी देखो बेटा क्या अननेसेसरी के टॉपिक पे कुछ बुक्स में दिए होते वो नहीं पढ़ने हैं, आप थोड़ा सा सिलेबस का भी ध्यान रखना। हाँ, जो चीज सिलेबस में लिखी है आईआईटी के या नीट के सिलेबस में, उसको अच्छे तरह से डिटेल में पढ़ो, वो किसने नहीं रोका। लेकिन अनवांटेड चीज कभी मत पढ़ना बेटा जी, कि सर हमने गूगल किया था तो हमें ये मिल गया, हमें व्हाट्सएप पे ये मिल गया, ये सब फालतू बातें नहीं बेटा। तो इसमें मैं पहला मॉडल लेके चलता हूँ थॉमसन। थॉमसन साहब पहले से चले रहे इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी में, वो थे ही बेटा। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को इन्होंने डिफाइन किया था, मेन चीज तो यही था आपका। तो थॉमसन ने पहले इनकी पोजीशंस को एक्सप्लेन किया था, थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन मॉडल सबसे पहला मॉडल लिखेंगे इसमें, थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल हेडिंग देंगे सबके सब थॉमसन मॉडल। क्या था वो, पता है किसी को कुछ? थॉमसन साहब ने क्या बोला था? थॉमसन साहब ने ज्यादा कुछ नहीं पेन लिया, कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाया। उन्होंने सिंपल कहा कि भाई एटम क्या, एटम एक स्फेरिकल बॉडी है, पूरा गोला है, स्फीयर है पूरा का पूरा। तो ये एटम एक स्फेरिकल बॉडी, ये रहा एटम। अब बोर्ड पे तो सर्किल दिखेगा, सर्किल नहीं है, स्फीयर मान के चलो बेटा। बोले कि भाई इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह कहां पर है? तो उन्होंने ये बताया कि भाई जो आपके प्रोटॉन्स है, जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज इस पूरे के पूरे एटम के इस पूरे स्फीयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सरफेस कैसे बनाऊं, 3D थोड़ी ना बना पाऊंगा, ऐसे समझ लो बस, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा का पूरा। बोले इलेक्ट्रॉन कहां पर है? बोले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे हुए हैं, घुसे हुए हैं। कैसे? जैसे वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं, उसके सीड्स एम्बेडेड होते हैं ना, धसे हुए होते हैं उसमें, जगह जगह पे उसके बीज मिलते हैं आपको। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई वाटरमेलन टाइप की चीज समझो। तो वाटरमेलन की जो ग्रीन सरफेस है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो रेड पार्ट है, रेड पार्ट के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जैसे उसके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह पर, जगह जगह पर बिखरे हुए हैं, घुसे हुए हैं, धसे हुए हैं, ऐसा समझो। एम्बेडेड बोलते हैं उसको। सो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एम्बेडेड है। ये सिंपल सा इन्होंने ये चीज बताई थी, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एम्बेडेड है। और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है, वो इतना अच्छा सिस्टम है कि एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किया है, और ये पूरा स्टेबल सिस्टम है। बस इतनी बात कह के निकल ले। कैसे स्टेबल है, क्या, कुछ नहीं। बोले ये इतना अच्छा सिस्टम है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करे, और डेट सेट, खत्म बात ही, बस निकल दिए। न्यूट्रॉन नहीं बताया बेटा, न्यूट्रॉन क्या था मैंने अभी बताया ना, ये जो मॉडल थे, कुछ मॉडल जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले आ गए थे। तो उन्होंने बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करी थी, न्यूट्रल के बारे में बात नहीं करी थी। कहीं भी किसी बुक में अगर न्यूट्रॉन्स के बारे में थॉमसन मॉडल के अंदर लिखा है तो गलत लिखा है बेटा। थॉमसन साहब ने तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से कुछ साल पहले अपना मॉडल दे दिया था, पता नहीं कितने साल पहले दिया था, वो हमें कुछ मतलब नहीं उस चीज से। तो चलो लिख लेते हैं बेटा। मतलब अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि बकवास मॉडल था बेटा, है सिलेबस में तो लिखना तो पड़ेगा उस चीज से। ठीक है बच्चा, चलो बना लो सबके सब। अरे बना लो, और क्या बनाओगे, हो गया, जल्दी से बनाओ। स्फीयर बनाओ, पॉजिटिव दिखा दो, और बीच में इलेक्ट्रॉन घुसे हुए, धसे हुए दिखा दो उसमें जल्दी से। फिर मैं लिखवा रहा हूं आपको, चलो चलो।
यस शहाद, यस, इसी को पुडिंग मॉडल कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल, यस, प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। आप में से कुछ लोग बहुत इम्पेशेंटली बात करते हैं कि सर ये पुडिंग पुडिंग कब आएगा, प्लम पुडिंग कब आएगा। मैंने कहा था कि मॉडल है बेटा, वो आगे आएगा। ये रहा प्लम पुडिंग मॉडल ही बोलते हैं इसको, वाटरमेलन टाइप मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। यस, जैसे पुडिंग पुडिंग होती है, पुडिंग में अल्टीमेटली आपके जो है रीजन्स होते हैं, उसी तरीके से, बिल्कुल करेक्ट। प्लम पुडिंग मॉडल लिख सकते हो। चलो लिखना शुरू करें, बन गया। और क्या सजा रहे हो इसको, चलो लिखो, लिखेंगे इसको, लिखेंगे। एटम इज अ स्फेरिकल मास, लिखो लिखो लिखो, एटम इज अ स्फेरिकल मास, स्फेरिकल मास and its positive charge, its positive charge is uniformly distributed, its positive charge is uniformly distributed at its surface, distributed at its surface, at its surface, and electrons are embedded, electrons are embedded, electrons are embedded into it, electrons are embedded into it, electrons are embedded, embedded, EMBEDD, पता नहीं क्या ऐसे स्पेलिंग बना लो, मुझे भी नहीं पता। electrons are embedded into it, embedded का मतलब बेटा धसे हुए हैं, उसके अंदर घुसे हुए, अंदर पड़े हुए हैं, जैसे सीड्स होते हैं, बताए ना वाटरमेलन के, embedded into it, and this arrangement is most stable arrangement। ये डायलॉग जरूर बोलना है, जिससे उन्होंने सबको बेवकूफ बनाया। This arrangement is most stable arrangement, this arrangement is most stable arrangement। yes छात्र, embedded, yes correct बेटा, most stable arrangement। ठीक है बेटा, इतनी बात उन्होंने बोली। ये किसी को लिखना ये पॉइंट कि प्लम पुडिंग मॉडल मतलब ये, इसी को क्या कहा जाता है, कहीं पर साइड में लिख लो ब्रैकेट में, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं इसको, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है बेटा। अच्छा, अब थॉमसन साहब की बात जो है आगे चल के भाई फेल कर दी। थॉमसन साहब की आसपास के जो एक दूसरे साइंटिस्ट है भाई, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड तो चल ही रहे, पुराने टाइम से चल रहे, आपको पता है, पुरानी क्लास में भी रदरफोर्ड आए थे क्लास में, नहीं आए थे? अरे प्रोटॉन का सोल्यूशन उन्होंने तो निकाला था, साइंटिस्ट के सामने कितनी बड़ी टेंशन हो गई थी कि भाई E/m फिक्स नहीं हो पा रहा था, याद है? एनोड रेज का E/m फिक्स नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या सजेशन दिया सबको, आप सबके सब क्लास में बैठे थे, तो रदरफोर्ड ने क्या सजेशन दिया था आपको कि ऐसा E/m लो जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है, यानी जिस पार्टिकल का मास सबसे कम होता है उसका E/m प्रोटॉन मान लो। उन्होंने बोला था हाइड्रोजन के पॉजिटिव को प्रोटॉन मान लो। सो वही रदरफोर्ड साहब फिर से आगे वो एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे थे भाई जी। उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किया तो ये थॉमसन साहब की थ्योरी पूरी फेल हो गई भाई। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है कि सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बोले प्रॉपर इनकी लोकेशन है, जगह है। उन्होंने बताया कि ठीक है एटम स्फेरिकल है, ये बात सही है, चलो ठीक है, लेकिन उस स्फीयर के सेंटर पॉइंट पर एक हैवी मास होता है उसका, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। उस न्यूक्लियस के अंदर जो है कौन कौन है, प्रोटॉन साहब और न्यूट्रॉन साहब उसके अंदर है, और इलेक्ट्रॉन साहब कहां है, बोले इलेक्ट्रॉन साहब उनके बाहर चक्कर लगा रहे हैं उसका। तो ये बात सब कैसे पता चली, अब हम बात करने जा रहे हैं, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बेटा, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया उसका डिस्कशन करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट बेसिस पर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस लिए, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले, और उन कंक्लूजन के बेसिस पर पूरा का पूरा उन्होंने एक मॉडल पेश कर दिया दुनिया के सामने। 4 हेडिंग में हम रदरफोर्ड की कहानी को पूरा करेंगे। इंपॉर्टेंस जैसे से बढ़ती जाएगी बेटा, अल्टीमेटली मैं उसको और ज्यादा डिटेल में आपको बताते हुए चलूंगा। तो अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है,
थॉमसन साहब तो चलो 2 लाइन बोल के निकल गए, रदरफोर्ड ने काफी लॉन्ग बात बोली थी, एक एक करके सारे स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करनी पड़ेंगी। तो आगे हेडिंग दे दो रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड, अरे स्पेलिंग लिख दो कुछ भी। कौन सा रदरफोर्ड साहब अब देखने आ रहे हैं? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, देखो जल्दी से, रदरफोर्ड मॉडल। नहीं नहीं, एक मिनट, रदरफोर्ड मॉडल डायरेक्ट मत लिखो, लिख दिया कोई बात नहीं, मुझे पहले एक्सपेरिमेंट बताना है बेटा इसका, कोई बात नहीं, लिख दिया तो कोई बात नहीं, इसके अंदर पहले इसका एक्सपेरिमेंट लेके चलेंगे, इसका पार्ट 1 लेके चलेंगे, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल डिटेल लेके चलेंगे, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मॉडल ही चल रहा है बेसिकली वो, एक्सपेरिमेंट इसका पार्ट 1 लेके चलेंगे, एक्सपेरिमेंट। देखो देखो जल्दी हेडिंग लिखा करो, हेडिंग में टाइम मत लगाया करो, एक्सपेरिमेंट। अब सुनो बेटा एक्सपेरिमेंट क्या था, बताएगा कोई आप में से क्या एक्सपेरिमेंट था? अरे बड़ा फेमस है, पढ़ा होगा 9th 10th में, पक्का पढ़ा होगा। अब ये मत बोलना सर मेरे बोर्ड में नहीं था उसके बोर्ड में था, इतना सब जानते हैं बेटा। रदरफोर्ड मॉडल क्या किया था, शॉर्टकट में बताओ तो जरा मैसेज करके, क्या किया था उन्होंने? रेनू मैं क्या बात पूछ रहा हूं बच्चा, और तू क्या बात कर रही है बेटा? कहां कहां से पता नहीं क्या क्या तू न्यूज लेके आती है कि सर स्टेट्स ऑफ मैटर हट गया, ये हट गया, वो हट गया, कुछ नहीं हटा है, सब पढ़ना होता है। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, प्यूरिफिकेशन, ये फालतू टॉपिक है, इनको तो मैं भी नहीं पढ़ाता, बट स्टेट्स ऑफ मैटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेनू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने बोल दिया? हाँ सौरभ, अच्छा सौरभ कुछ बात बोला, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाली, यस 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 यस, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की थी, किसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट की थी इन्होंने? इन्होंने भी अल्फा पार्टिकल के ऊपर ये भी कुछ ऐसी बॉम्बार्डमेंट करके देख रहे थे यार कि पत्थर नहीं अल्फा पार्टिकल फेंक रहे थे कि यार कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, किसके ऊपर? हैवी मेटल्स के ऊपर। जनरली जैसे गोल्ड फॉइल बहुत फेमस है इसमें, तो गोल्ड की फॉइल ली थी इन्होंने, थिन फॉइल ली थी गोल्ड मेटल की, और उसके ऊपर जो है ये अल्फा पार्टिकल्स के बॉम्बार्डमेंट करा रहे थे, बमबारी करा रहे थे। सो अल्टीमेटली इन्होंने कुछ वहां पर ऑब्जर्वेशंस कंक्लूड किए थे, उनकी बात अभी हम करेंगे। तो पहले बात करते हैं भाई कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। आरती करेक्ट बेटा, यस, चाहत करेक्ट बच्चा, सौरभ, अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, रेनू ने कुछ ऐसी जनरल बीच में पूछ दी, रेनू बेटा ये बात सब लास्ट में पूछ लेना बेटा, लेक्चर के क्या करना है करके। पायल करेक्ट बेटा, यस करेक्ट 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 करेक्ट। अब देखो रेनू पता नहीं किस बात वो टेंशन में आ गई है, मैंने कुछ बोल दिया तो। अरे रेनू चुप जाए बेटा। अनुप्रिया करेक्ट बेटा, यस। देखो चलो 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 चलो, अरे एक्सपेरिमेंट बना लो, फिर रदरफोर्ड साहब नाराज हो जाएंगे, पूरी रात भर सपने में आएंगे नहीं तो। ये ले लेते हैं कि यहां पर पहले क्या करते हैं, देखो देखो, मेरे लिए सबसे टफ चीज यही होती है, आज तक जिंदगी में मुझसे डायग्राम नहीं बन पाया, और मेरी आदत ये कि मैं डायग्राम बना बनाया पेश कभी करता नहीं, आपको पता है, मैं बनाऊंगा हाथ से ही इसको, कोई बात नहीं, अरे हम सब मिलके बनाएंगे, तुम भी तो हाथ से ही बनाओगे ना बेटा, तो क्या हो गया, सर्किल तो आज तक ड्रॉ नहीं होता, हो गया ड्रॉ, कोई बात नहीं, लो कितना अच्छा सर्किल मैंने बना दिया। ये क्या बनाया है? ये क्या शो करना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? देखो ये तो है बेटा गोल्ड का फॉइल है, ये पतला सा थिन फॉइल है, थिन प्लेट समझ लो, थिन फॉइल समझ लो, पतली सी पन्नी, पन्नी फॉइल का मतलब पन्नी, ये है आपके पास गोल्ड की फॉइल। उसके सराउंडिंग में बेटा ये क्या लगा है, ये आपका है कि वो सर्कुलर स्क्रीन लगा होता है, स्क्रीन। अरे जब अल्फा पार्टिकल जाके टकराएंगे तो वहीं से तो पता चलेगा, वहां से वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्लैश ऑफ लाइट, ग्लो। तो इस स्क्रीन के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? अरे बोलो क्या लगाना पड़ेगा? अभी पहले भी बताया था आपको डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में, जिंक सल्फाइड टाइप का कुछ फ्लोरेसेंस मटेरियल लगाना पड़ेगा। लगा दो अपने आप लगा दो। अच्छा देखो मुझे बताने दो, रुको रुको रुको, यहां पर एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख देते हैं भाई, अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया जाएगा यहां पर, अल्फा पार्टिकल यहां पर इसके ऊपर रख देते हैं, यहां पर ब्लैक सोर्स रखूं, देखो ब्लैक दिख रहा है आपको, पता नहीं कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा, ये मैंने अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स रख दिया है यहां पर, अल्फा पार्टिकल का मैंने क्या किया, सोर्स रख दिया, इसकी आउटलाइन व्हाइट कर देता हूं, ये मैंने अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया।
अब ये अल्फा रेडिएशन रिलीज कर रहा है, आपको अभी बताया था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कर दो बेटा, तो इसने अपने से रेडिएशन से स्टार्ट किए, अल्फा रेडिएशन से स्टार्ट किए। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, बेटा टेक्निकल बातें सुनो, अरे बना बाद में लेना, बना बाद में लेना, यहां पर देखो बेटा क्या चीज था, मेन चीज समझो। इसमें से कुछ जो अल्फा रेडिएशंस थे वो तो बेटा देखा उन्होंने कि भाई सीधे सीधे निकल जा रहे हैं, सीधे सीधे निकल गया, इसको क्रॉस करके ऐसा जाता आर पार निकल गया। यानी कुछ जो रेडिएशंस थे वो क्या होते, वो ऑलमोस्ट जो है सीधे सीधे टाइप से निकल गए, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए। कुछ रेडिएशंस ऐसे थे बेटा जो इन्होंने देखा कि अल्टीमेटली वो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे ऐसे कुछ 90 डिग्री या 70 डिग्री या 50 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गए, बेंड हो गए। यानी कुछ रेडिएशंस ऐसे थे जो छोटे छोटे एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ सीधे निकल गए, स्ट्रेट निकल गए अनडिफ्लेक्टेड, कुछ सर्टेन डिग्री से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। और काफी कम ऐसे अल्फा रेडिएशंस थे, अल्फा पार्टिकल्स थे जो अल्टीमेटली इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लगभग 120 180 डिग्री, यानी ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज से टक्कर खा के वापस आ रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा था, फील हो रहा था। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्वेशन किया बेटा। ये सराउंडिंग में पूरा का पूरा ये सर्कुलर ग्लास स्क्रीन है, ये स्क्रीन है बेटा, ये ना एक पूरा का पूरा ये ग्लास का स्क्रीन बना हुआ है बच्चा, ये ग्लास का स्क्रीन बना हुआ है। इस ग्लास के स्क्रीन पे कुछ कोटिंग लगानी पड़ेगी बेटा हम लोग को, कोटिंग लगा देना। जब कोटिंग लगाओगे तो तभी आपको पता चलेगा कि जैसे से अल्फा पार्टिकल टकराएंगे तो वहां पर ग्लो फ्लैश मिलेगा आपको, सो पता चलेगा अच्छा यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, ठीक है, वो ठीक है, वो फालतू चीजें हैं सर। जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, कोई स्क्रीन है जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगी हुई है, कोटिंग, कोटिंग समझ लो, ये चीज है, स्क्रीन है। ये बीच में जो बना हुआ है गोल्ड फॉइल है, गोल्ड का फॉइल है, बस वो हो गया डायग्राम। सबसे अच्छा डायग्राम है, देखो कितना अच्छा डायग्राम मैंने बनाया, चलो तुम भी बना लो, बनाओ बनाओ, ऐसे ही बनाओ, जल्दी से बनाओ बनाओ बनाओ। वाह क्या डायग्राम है। हाँ हाँ रेनो, जिंक की कोटिंग है बेटा, आरती जिंक सल्फाइड, यस जिंक सल्फाइड होता है, करेक्ट बेटा। हाँ अभिषेक बेटा, ये ना मतलब फोटोग्राफिक प्लेट बेटा थोड़ा अलग से चीज हो गई अभिषेक बेटा, ये जिंक सल्फाइड एक मटेरियल होता है जिसकी कोट लगा देते हैं ना, तो ये फ्लोरेसेंस मटेरियल होता है, यानी इस पर जब कुछ रेडिएशन आकर टकराते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल आकर टकराते हैं ना, तो उसके टक्कर खाने से ये जो ग्लो प्रोड्यूस करता है। अभिषेक क्लियर हो बच्चा? और रीनू बेटा ये आप जो बात कर रही हैं बेटा, आप चिंता मत करो, मैं सबके सबको आपको नोट्स वगैरह दे दूंगा बाद में। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह बेटा ये जनरल टॉपिक है, ये स्कूल वगैरह में ज्यादा आते हैं, कुछ एक दो टॉपिक है ना बकवास है केमिस्ट्री में, ऐसे लास्ट क्लास के टॉपिक हैं, 12th में आते हैं, वो मैं मैथ नहीं पढ़ाता, पता नहीं मुझे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह ये दो तीन कुछ फालतू फालतू टॉपिक वो नहीं पढ़ाता मैं। लेकिन बेटा गैशियस स्टेट किसने कहा तो गलत बोला है बच्चा, स्टेट्स ऑफ मैटर तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कैसे हट सकता है, हटा कुछ नहीं है बेटा। ये सब कुछ लोग रूमर्स बना रहे हैं कि ये हट गया वो हट गया, बेटा जेई और नीट के सिलेबस से कुछ नहीं हटा, भले तुम्हारे स्कूल में कुछ भी हटा दे लोग। बना लिया, ये एक्सपेरिमेंट हो गया, एक लाइन में लिखना भी है बेटा इसको, अगर बना के तो बेटा लिखो जल्दी से, डन करके मैसेज कर दो बच्चा बन गया हो तो। डन, ओके ओके, डन होना शुरू हो गया, अभिषेक चाहत ने डन कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रेनू, ओके मैं समझ गया कि सबने डन कर दिया। चलो बेटा एक एक स्टेटमेंट लिख लो, पहले स्टेटमेंट लिखो। ही बॉम्बार्डेड, लिखो लिखो, ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स, he bombarded alpha particles towards a thin foil, a thin patli, a thin foil of gold, thin foil of gold, and made following observations, made following observations,
मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस लिए बेटा रदरफोर्ड साहब ने? ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं, ठीक है बेटा, ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन से डैश करके नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट लिखेंगे सबके सब। नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो, बोर्ड की तरफ मत देखो, अब लिखना शुरू करो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, एकदम सीधे निकल गए आर पार फॉइल के, वेंट स्ट्रेट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे बेटा नेक्स्ट लाइन में। सेकेंड पॉइंट, few alpha particles, few alpha particles were deviated, few alpha particles were deviated by small angles, small angles within bracket, ब्रैकेट के अंदर लिख लो बेटा, within bracket less than 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। 90 या 90 से कम डिग्री पे ऐसा रहता तो थोड़े से बेंड हो गए थे, अपने रास्ते से थोड़ा भटक गए हो। लेस देन 90 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखेंगे बेटा क्या? वेरी फ्यू पार्टिकल्स, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिविएटेड, डिविएटेड बोल दो या डिफ्लेक्टेड बोल दो, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिविएटेड बाय लार्ज एंगल्स, वर डिविएटेड बाय लार्ज एंगल्स, लार्ज एंगल्स, लार्ज एंगल्स मींस ब्रैकेट में लिख लो मोर देन 120 डिग्री, मोर देन 120 डिग्री, मतलब 120 इवन 180 डिग्री, ऐसा लगता है जैसे वापस आ रहे हो टकरा कर वो किसी से। मोर देन 120 डिग्री, ठीक है, उन बातों पे फालतू ध्यान मत देना कि सब 120 लिखे, 129 लिखे या 140 लिखे, 180 लिखे, वो सब ऐसी मैंने मेन पॉइंट लिखवा दिए बेटा। और ना उन बातों पे ध्यान देना कि सर कितने पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, कितने 90 डिग्री से कम पे हो गए, कितने जो है वापस आ गए। अरे क्या करोगे तुम कितने कितने का, सीधे सीधे बात आगे मेन बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने कंक्लूजन्स क्या दिए थे। कंक्लूजन्स बेटा आज की क्लास में नहीं हो पाएंगे बेटा, आज के लेक्चर्स में बच्चा, तो कंक्लूजन्स हमें जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है बेटा। सो ये एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, फिर कंक्लूजन लिखना है और उसके बाद पूरा का पूरा मॉडल पेश किया जाएगा। सो ये नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कंटिन्यू रहेगा। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछो भाई, क्या हुआ? अरे मैसेज क्यों नहीं मिल रहे मुझे आप लोग के बेटा? ये डिवाइस क्या होगा भाई? मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा है आप लोगों का बेटा, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, क्योंकि क्लास कंक्लूड करने से पहले आप लोग के मैसेज देखने बहुत जरूरी है बेटा। किसी को कुछ डाउट है बेटा, कुछ बात करनी है तो मैसेज कर दो बेटा। कुछ बात करनी है किसी को बच्चा, कुछ भी बात करनी तो जरा मुझे मैसेज कर लो बेटा, उसके बाद नहीं तो मैं फिर क्लास को कंक्लूड कर रहा हूं बेटा। रीनू, क्या सर आपका फोन खराब है क्या? मैंने इसलिए पूछा बिकॉज आपने डाउट्स का रिप्लाई। बेटा हाँ सब ऐसे ही चल रहा है बच्चा, बताया तो बेटा, ऐसे ही चल रहा है बेटा। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं चल रहा सब कि किस किस का मैसेज क्या आ रहा है, बस मैं काम चला रहा हूँ बेटा ऐसे ही। हाँ मंथन क्या कह रहा है? रेनू एनवायरमेंट केमिस्ट्री इज वेरी इजी, यस यस थ्योरी बेस्ड। ये बात हुई मंथन, यही चीज मैं बताना चाहता। रेनू परेशान हो रही थी ऐसी फालतू बातों पे, मैंने बोल दिया कि नहीं पढ़ाऊंगा तो डरने लगी। अरे बेटा वो एक्चुअली में ऐसी चीज है जैसे जनरल केमिस्ट्री होती है ना डेली लाइफ में, ये पेन किसका बना है, आप किसके बने हो, घर की टेबल किसकी बनी है, फैन किसका बना है, क्या आप खाते हो, क्या आप पीते हो, ऐसी फालतू चीजें, मतलब उसको खाली एक कहानी की तरह पढ़ना होता है। इसलिए मैंने कहा वो टॉपिक फालतू है, वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ बेटा। रेनू ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कंसेप्चुअल चीज है कि छुड़वा दूंगा बेटा, वो बहुत बाद में आएगा बेटा इसमें। अच्छा अभिषेक क्या पूछ रहा है?
सर ई बाई एम क्या? अभिषेक बेटा तूने पुरानी क्लास नहीं लगाई बच्चा। बेटा ई का मतलब होता है चार्ज और बाई का मतलब रेशियो, बाई एम, चार्ज टू मास रेशियो। बेटा अभिषेक हम बात कर रहे थे चार्ज टू मास का रेशियो। बेटा रेशियो, ये रेशियो प्रेडिक्ट किया गया था सबके लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए रेशियो निकाला गया था, प्रोटॉन के लिए रेशियो निकाला गया था, न्यूट्रॉन का तो ये रेशियो 0 हो जाएगा। रेशियो बेटा ई बाई एम उसको बोला जाता है, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो। प्यूरिफिकेशन वगैरह रेनू बेटा ये जनरल चीजें आती हैं, ये भी जैसे ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं आएगा, छोटा मोटा कभी बता भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं तो मैं पढ़ने का तरीका बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इसमें सिंपल सी चीज है बेटा ये। हाँ रेनू बेटा मैं अच्छा देख लूंगा बेटा, देख लूंगा क्या डाउट है तेरा, क्या तूने भेजा बता मुझको, ठीक है बच्चा, ओके। तो बेटा क्लास को कंक्लूड किया जाए। जो नए स्टूडेंट्स आए बेटा ध्यान रखना कि जो 11th का लेक्चर होता है, मैं फिर से बता दूं, 11th का लेक्चर होता है हमारा वेंसडे को, फ्राइडे को और संडे को, और बाकी 3 दिन हमारे पास 12th के लेक्चर होते हैं बेटा, ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। ये 3 डेज में 12th का लेक्चर लेता हूं। मंडे को कोई लेक्चर नहीं होता। लेक्चर का टाइमिंग ऑलवेज 8:15 PM से होता है बेटा, 8:15 PM से 9 o'clock तक होता है, ठीक है बच्चा। और बाकी जिसने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, मुझे हर क्लास में बोलना पड़ता है, किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए बेटा मैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन भेजता रहता हूं बेटा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। उस ग्रुप का लिंक अगर यहाँ नहीं होगा, वैसे होगा देखो ऊपर मैसेज में, चैट बॉक्स में ऊपर होगा कहीं पर, और नहीं तो एक काम करना, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9412995928, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना अगर किसी को उस ग्रुप का लिंक चाहिए हो या छोटी मोटी कोई बात करनी हो बेटा जो, ठीक है बच्चा। और किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? चलो चलो सबने थैंक यू बोल दिया, ठीक है, बड़ी जल्दी हो रही है सबको भागने की, ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है बेटा। जाते जाते एक और बात बेटा, नीचे एक थम्स अप का साइन होता है, मेरी बात समझ गए, वो जरूर क्लिक कर देना, हाँ बिल्कुल लाइक जरूर कर देना बेटा, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू।